पूर्वी भाग मैंने ले लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको यहाँ पर पौधे दिख रहे हैं, ये जो घास की तरह झाड़ियाँ दिख रही हैं, ये क्या है? वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण, वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण, कम होने के कारण का। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि आप ये बताइए कि जब आप एशिया में रहते हैं तब इसका नाम क्या कहलाता है, और जब आप अफ्रीका में रहते हैं तब इसका नाम क्या कहलाता है। आपके हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अफ्रीका में इसका नाम होता है वेल्ड। अब आपको एशिया के बारे में ऐसे पर क्या होगा, सूर्य की प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मौसम होगा वो यहाँ पर ठंडक होगा, इसीलिए इसका नाम में दिया गया है शीत। अब प्रश्न उठता है, सर शीत दिया गया तो इसका शीत कटिबंध नाम होना चाहिए था, उष्ण भी क्यों ऐड है इसमें? वो इसलिए कि अगर आप देखेंगे, हेलो डियर ऑफिसर्स, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। पिछली क्लासेस में हमने समझा था कि अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या है। उन क्लासेस में एक क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अक्षांश रेखाओं का तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे हम अक्षांश रेखाओं से तापमान को निर्धारित करते हैं और अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्र बनाते हैं। इन कटिबंधीय क्षेत्र को बनाने की आवश्यकता ये थी कि इससे हम पहचान पाते थे कि इस पर्टिकुलर कटिबंधों में इस तरह की प्रजातियां, इस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और हमने समझा था उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में विस्तार से। अब हम समझेंगे आज कुछ और कटिबंध क्षेत्रों के बारे में जिनके बारे में हमने चर्चा नहीं की थी। इससे पहले हमने आपको एक होमवर्क भी दिया था जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं वो होमवर्क क्या है, और पूरा इसके साथ ये भी कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीवियस होमवर्क हमें क्या मिला था। प्रीवियस होमवर्क में था कौन सा महाद्वीप कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को स्पर्श करता है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हम समझेंगे कि शीतोष्ण कटिबंध क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसके बाद यहाँ पर हम विश्व के स्तर पर भी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी घास का मैदान है जो पाई जाएंगे। फिर हम समझेंगे शीत कटिबंध क्या है और इनकी क्या विशेषताएं हैं, और यहाँ पर किस प्रकार की वर्षा होती है, और इसी के साथ हम समझेंगे यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इस तरीके से हमारी क्लास का आज का एजेंडा पूरा होगा। फिर क्लास में हम आपको एक दिन मेंस आंसर राइटिंग देते हैं, एक दिन प्रीलिम्स। तो हमने प्रीलिम्स कर लेंगे आज, और फिर आज मेंस के लिए एक आंसर राइटिंग देंगे। आंसर राइटिंग करने के लिए आप अपना क्वेश्चन का आंसर जो है कर सकते हैं, फिर उसे आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। इसकी जो मेरा इंस्टाग्राम है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक में। चलिए तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्लास हमारी शुरू होगी प्रीवियस होमवर्क से। तो प्रीवियस होमवर्क में आपको दिया गया था कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो कर्क रेखा, देखिए कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को स्पर्श करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल रिप्लाई किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पर्सनल ना रिप्लाई करके आप कमेंट्स में रिप्लाई किया करिए। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि यूट्यूब को भी लगता है कि हाँ चलो भाई कंटेंट अच्छा है, इसको और सपोर्ट किया जाए। आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप एक लाइक और कमेंट वगैरह कर दिया करेंगे। फिलहाल के लिए अभी प्रमोशन वाली बात नहीं, अभी बात करते हैं होमवर्क की। तो देखिए कुछ लोगों ने उत्तर दिया था एशिया के बारे में कि एशिया है वो। ध्यान से देखिए आपका ये लगभग ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर लगभग आपका पड़ जाएगा, मान लीजिए इधर साइड 23.5 डिग्री, और नीचे लगभग आपका यहाँ पर पड़ जाएगा, मान लीजिए इस साइड में यहाँ मान लीजिए 23.5 डिग्री, लगभग अप्रॉक्स में इतना ही है। तो आप देखेंगे जो लोग एशिया बता रहे थे, पहले देखिए नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका आप देखेंगे तो कर्क रेखा से तो होकर जा रहा है, ये बात सही है, नॉर्थ अमेरिका हो सकता है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका विषुवत रेखा से नहीं जा रहा है। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका हमारे ऑप्शन में से गया।
अगला बारी आती है साउथ अमेरिका की। तो साउथ अमेरिका 0 डिग्री और बाई चांस ये मकर रेखा को भी छू लेगा, लेकिन ये कर्क रेखा को नहीं छुएगा, यानी कि आपका साउथ अमेरिका भी क्या है, गलत। अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो विषुवत रेखा के आसपास भी नहीं है। इसके बाद बात करें एशिया की। एशिया नहीं है, क्योंकि एशिया का विस्तार 20 डिग्री के आसपास भी नहीं है, यानी कि एशिया भी गलत है। अब किसी के मन में उठेगा सर यूरोप है फिर। जी बिल्कुल नहीं, यूरोप नहीं है, क्योंकि यूरोप तो आपका सिर्फ यहाँ पर ये आपका उत्तर में ही पड़ेगा, यानी ये बहुत ज्यादा अगर छू भी सकता है तो सिर्फ कर्क रेखा को। बचा कौन आपके पास ऑप्शन? अब आपके पास बचता है अफ्रीका। अफ्रीका को समझ लीजिए। अफ्रीका को आप देखेंगे तो ये नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा को भी छू रहा है, ये आपकी कर्क रेखा हो गई। यहाँ पर ये छू ले रहा है विषुवत रेखा को, यानी ये विषुवत रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये क्या कर रहा है, मकर रेखा को भी स्पर्श कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि वास्तव में एक अकेला अफ्रीका ही महाद्वीप है जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा से होकर गुजरता है। प्रीलिम्स के हिसाब से ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं आज का एजेंडा क्या है। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था अक्षांशों से कैसे हम डिसाइड करते हैं, कैसे हम निश्चित करते हैं अलग अलग कटिबंधों के बारे में। वहां पर हमने समझा था कि शीतोष्ण कटिबंध नाम का भी एक चीज होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी याद रखे रहिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। अब क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध है तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसका विस्तार क्या है। हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। आइए देख लेते हैं इसका विस्तार क्या है। ये विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार हमें 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री देखने को मिलता है। ये है इसका विस्तार। आपको याद होगा कि अगर ये आपका 0 डिग्री है और ये है आपका 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा, और ये है आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा, तो ये जो आपका क्षेत्र था इसको हम बोलते थे उष्ण कटिबंधीय। इसके बाद जो 23.5 से आपका 66.5 का रहेगा उत्तर में, और इसी तरीके से 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक रहेगा दक्षिण में। इस वाले को हम बोलेंगे आपका शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जो चीज मैंने यहां लिखी है वो चीज मैंने मैप पे दर्शा दी एक रफ माध्यम से। इसके बाद आता है, आप इसका विस्तार समझ लेते हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर आप बात करें सूर्य के प्रकाश की, किसके? सूर्य के प्रकाश की। तो हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, वहां पर जो सूर्य की प्रकाश है वो सीधी ना पहुंचकर टेढ़ी पहुंचती है, यानी कि वहां पर सूर्य के प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या होगी? कम। जाहिर सी बात है हम ध्रुवों से अब क्या कर रहे हैं? दूर जा रहे हैं, सॉरी हम विषुवत रेखा से दूर जा रहे हैं। ऐसे पर क्या होगा? सूर्य की प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम होती जाएगी। सूर्य के प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मौसम होगा वो यहाँ पर ठंडक होगा, इसीलिए इसका नाम में दिया गया है शीत। अब प्रश्न उठता है सर शीत दिया गया तो इसका शीत कटिबंध नाम होना चाहिए था, उष्ण भी क्यों ऐड है इसमें? वो इसलिए कि अगर आप देखेंगे हम एकदम ध्रुवों की अगर बात करें तो ध्रुवों से ये क्या है? अधिक गर्म है। ध्रुवों से ये गर्म है, और अगर आप देखेंगे विषुवत रेखा से ये क्या है? ठंडा। इसीलिए इसके नाम में दोनों ऐड कर दिया गया है, शीत और प्लस उष्ण, यानी शीतोष्ण कटिबंध। तो आप देख सकते हैं कि शीतोष्ण कटिबंध में ठंडक और गर्माहट का मिक्सअप पाया जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसके अगले प्रॉपर्टी में, आप पाएंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंध होती है ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। यहाँ पर किस तरह की पौने चलती हैं? यहाँ पर पछुआ पौने चलती हैं। उम्मीद है आपको पछुआ पौने के बारे में नहीं पता होगा, पता है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये कहाँ से चलती हैं,
ये पश्चिम से सामान्यतः पूर्व की ओर चलती है। इससे हिंट क्या मिलता है हमें? देखिए, पछुआ पवनें कहीं ना कहीं वर्षा के लाने का कारण बनती हैं। यानी पछुआ पवनें वर्षा लाने का क्या बनती हैं? कारण। वर्षा का ये क्या है? कारण। इसका मतलब हुआ कि पछुआ पवनें पश्चिम से आ रही हैं तो पश्चिम में इनकी रफ्तार ज़्यादा होगी, यानी पश्चिम में ये वर्षा ज़्यादा कराएंगी। और पूर्व में जैसे जैसे जाएंगी पश्चिम से पूर्व की ओर, तो यहाँ पर इनकी जो वर्षा की मात्रा है ये लगभग लगभग कम होते जाएगी। मन में सोचिए कि अगर जहाँ वर्षा अधिक हो रही है तो वहाँ वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझिए, अगर वर्षा अधिक हो रही है तो वनस्पतियाँ क्या होंगी? क्या वहाँ पर वनस्पति होंगी या नहीं? सबसे सिंपल हिंट देता हूँ आपका, राजस्थान। राजस्थान में देखिए वर्षा नहीं होती तो जाहिर सी बात है वहां पर वर्षा की वजह से वनस्पतियां उस हिसाब से नहीं पाई जाती जैसे पाई जानी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें टेम्परेट जोन में, यानी अगर हम बात करें समशीतोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, तो वहां पर आपकी जो वर्षा है, वर्षा के कारण वनस्पति वो जो है आपकी पूर्व पश्चिम में ज्यादा पाई जाएंगी और पूर्व में कम। तो देखिए, जब हम बात करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर है हमारा पश्चिम, और अब हम ऐसे जा रहे हैं किधर? पूर्व की तरफ। आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, इधर आपका ईस्ट होता है, इधर आपका वेस्ट, यानी ये होता है आपका पूर्व और ये होता है आपका पश्चिम। तो जाहिर सी बात है अगर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, आपका जो वर्षा है वर्षा कम होते जाएगा, यानी पश्चिम की तरफ जो आपको वन मिलेंगे वो थोड़े से सघन होंगे। वो क्या होंगे? सघन। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं समशीतोष्ण पर्णपाती वन। ये अपने पत्ते झाड़ते भी हैं। ये कैसे झाड़ते हैं ये अभी हमें नहीं समझना है, क्योंकि इसका विस्तार हम अलग से करेंगे जब हम वन संसाधनों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उसका एक पूरा अलग टॉपिक है। बस जानते रहिए कि शीतोष्ण कटिबंध में समशीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये सघन होते हैं। यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जाहिर सी बात है वर्षा अधिक हो रही है, समशीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जीव भी रहेंगे, यानी जैव विविधता का यहाँ पर क्या होगा? निर्माण। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाएंगे। जाहिर सी बात है जीव पाए जा रहे हैं, वन पाए जा रहे हैं, तो इनका अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग भी होता होगा। तो इतनी बातें आपको समशीतोष्ण पर्णपाती वन के बारे में पता होनी चाहिए। ये कहाँ पर है? ये टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंध के पश्चिम साइड में है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अभी पश्चिम में थे तो हमने देखा, यहाँ देखिए आप इस फिगर को देखिए जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जंगल है ये थोड़े घने हैं। अब जैसे जैसे आप क्या करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर अब ये जो जंगल है, क्योंकि अब आगे वर्षा कम होती जाएगी, तो यहाँ पर वर्षा कम होने के कारण यहाँ पर घास के मैदान पाए जाएंगे। तो इनको हम बोलते हैं शीतोष्ण घास का मैदान। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वर्षा क्या हो रही है? कम। वर्षा कम हो रही है इसलिए यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। इस घास के मैदान को आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने एक इसलिए चित्र अंकित कर दिया है जिससे आपके दिमाग में एक धारणा बन जाए कि ये शीतोष्ण घास का मैदान कैसे होता है। अब आप एक बात बताइए, अब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे हैं, अब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ और पूर्व की तरफ जा रहे हैं, एकदम पूर्व की तरफ, साइबेरिया की तरफ आप कह लीजिए लगभग में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समशीतोष्ण क्षेत्रों का पूर्वी भाग मैंने ले लिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपको यहाँ पर पौधे दिख रहे हैं, ये जो घास की तरह झाड़ियां दिख रही हैं, ये क्या है? वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण, वर्षा अत्यधिक कम होने के कारण, कम होने के कारण यहाँ पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां बन जा रही हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर किसी वजह से आपको कोई बात नहीं समझ में आती है या कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हमारे टीम मेंबर आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर वो नहीं दे पाते तो संडे डाउट क्लास में आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम खुद रिप्लाई करेंगे। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई। अब चलिए, क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में, अब आपको पता होना चाहिए कि जो घास के मैदान है इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसका मतलब
और ये कहाँ पर कितने विस्तारित हैं, इसका एक छोटा सा आप अध्ययन कर लीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, यानी आप लगभग इस साइड को मान लीजिए, तो यहाँ पर जो घास के मैदान होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रेयरी। क्या बोलते हैं? प्रेयरी। इस बात को आपको ध्यान में रखे रहना है। जब हम आते हैं दक्षिण अमेरिका में, तो यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास। आप कहेंगे सर आप ये सब क्यों बता रहे हैं घास के मैदानों के बारे में? क्योंकि यूपीएससी इससे ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछता रहता है और प्रीलिम्स के लिए ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखे रहिएगा, जब आप उत्तर अमेरिका में हैं तो इसका नाम प्रेयरी कहलाएगा, जब आप दक्षिण अमेरिका में हैं तो इसका नाम पंपास कहलाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ कि आप ये बताइए कि जब आप एशिया में रहते हैं तब इसका नाम क्या कहलाता है, और जब आप अफ्रीका में रहते हैं तब इसका नाम क्या कहलाता है। आपके हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अफ्रीका में इसका नाम होता है वेल्ड। अब आपको एशिया के बारे में बताना है और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का भी हिंट है डाउन्स। आपको बस ये दो का बताना है। इसके लिए मैं आपको क्या देता हूँ, ये होमवर्क में आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो इसका रिप्लाई करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे पूछिएगा, तब हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसे ढूंढ लेंगे। एटलस अपने साथ रखे रहा करिए। इस तरीके से हमने समझा कि शीतोष्ण कटिबंध में क्या क्या चीजें होती हैं, इसका विस्तार क्या है, इसका जो विशेषताएं हैं वो क्या है, और पशुओं पर और साथ में वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब बात करेंगे शीत कटिबंध की। देखिए, नाम से ही समझ में आता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। शीत कटिबंध सुनते ही मन में ख्याल आता है कि अच्छा यहां पर पक्का है, क्या होगा, ठंडक हद से ज्यादा होगी। और जो कि बात सही भी है, यहाँ पर ठंडक क्या होती है, हद से ज्यादा होती है। और कुछ लोग जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो जान लीजिए, अगर आप हिंदी माध्यम में भी हैं तो भी जानते रहिए कि शीत कटिबंध को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन। तो आइए समझते हैं शीत कटिबंध में क्या होता है। हमने आपको बताया था कि 0 से 23.5 डिग्री ऊपर यानी उत्तर में और 23.5 डिग्री आपका दक्षिण में, यह आपका क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। उष्ण कटिबंध नहीं याद आ रहा है तो अब याद कर लीजिए। फिर इसके बाद 23.5 डिग्री से कहाँ तक, 66.5 डिग्री तक आपका क्या आता है, शीतोष्ण कटिबंध, जहां पर शीत और उष्ण दोनों की विशेषता पाई जाती हैं। इसके बाद आप जैसे जैसे क्या करेंगे, ये आपका पहला हो गया, याद रखे रहिएगा, ये एक रिवीजन में, और ये हो गया आपका दूसरा। अब बात करें शीत कटिबंधों की, तो शीत कटिबंध में अब बात करेंगे जब आप 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर की तरफ यानी 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण में अब चर्चा करते हैं, तो ये आपका आ जाता है शीत कटिबंध में। यानी अगर आपको आपसे कोई बात करे कि ये बताइए शीत कटिबंध का विस्तार कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, एक 90.5 नहीं है, 90 है, 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र को हम बोलते हैं शीत कटिबंध। मैप में कैसे दर्शाना है उम्मीद है आप सबको पता होगा। अब शीत कटिबंध की भी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं। शीत कटिबंध की विशेषताओं की अगर हम बात करें, शीत कटिबंध की अगर हम विशेषताओं की बात करें, तो यहाँ पर आप जो वर्षा देखेंगे ये सामान्य वर्षा नहीं होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो हिमपात के रूप में होती है। यहाँ पर आपको ओले इस तरह की चीजें वर्षा के रूप में दिख सकते हैं। जैसा आपको मैंने यहाँ पर एक फिगर दिखाया है, देखिए ये आप जो देख रही है वर्षा ही है, लेकिन इस वर्षा का जो रूप है वो हिमपात के रूप में है। यानी वर्षा किस में होगी, हिमपात के रूप में। अगर आप हिमपात के बारे में नहीं समझ पा रहे तो बस अभी के लिए समझ लीजिए ओला। बाकी आगे क्लासेस में हम चर्चा करेंगे कि हिमपात क्या होता है। तो हमने वर्षा के बारे में बात कर ली। दूसरी अगर हम बात करें तो सूर्य के प्रकाश की किरण की, तो आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश की किरण यहाँ क्या पड़ेंगी, अत्यधिक मात्रा में तिरछी। इस वजह से यहाँ लगभग 6 से 8 महीने ठंडक हद से ज्यादा रहती है। 6 से 8 महीने यहाँ पर ठंडक
ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। और कई बार नहीं, अत्यधिक हमेशा ऐसा होता है कि यहाँ पर जो तापमान होता है वो हिमांक के नीचे होता है। तापमान हिमांक के नीचे। जिन लोगों को ये समझ नहीं आया कि सर हिमांक क्या है, तो हिमांक वो स्टेट है, हिमांक आपका वो पॉइंट है जहां पर आपका जो जल है वो किस में चेंज हो जाता है, बर्फ में। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके बताइएगा कि जल का हिमांक कितना होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या देखा, शीत कटिबंध का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। शीत कटिबंध का विस्तार 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इनकी विशेषताओं में बात करें तो यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, जिस वजह से 6 से 8 महीने लगभग ठंडक पड़ती है और इनका जो तापमान है वो हिमांक के भी नीचे रहता है। यहाँ पर जो वर्षा भी होती है वो हिमपात के रूप में होती है। ऐसे में प्रश्न उठता है, सर अगर वर्षा हिमपात के रूप में होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो मिट्टी होगी, यहाँ पर जो मिट्टी होगी वहां पर कैसे वनस्पति प्राप्त होंगे, कैसे वनस्पति प्राप्त होंगे। क्योंकि अगर मट्टियों पर, ध्यान से समझिएगा, अगर मट्टियों यानी कि मिट्टियों पर क्या पड़ जाएगी, बर्फ ही बर्फ रहेगी हर समय, लगभग लगभग 6 से 8 महीने। तो क्या ऐसी परिस्थिति में किसी भी तरह के वन वहां पर पाए जाएंगे कि नहीं। तो इसका उत्तर हाँ भी है और इसका उत्तर नहीं भी है। तो कैसे, चलिए आइए समझ लेते हैं। देखिए, या ऐसी स्थिति में दो परिस्थिति बनती है। पहली परिस्थिति, जब अत्यधिक समय तक ठंडक रहे। अत्यधिक समय तक क्या मतलब है इसका, यहाँ अत्यधिक समय का मतलब है लगभग लगभग 8 से 10 महीने। अगर 8 से 10 महीने क्या रहती है, ठंडक रहती है, तो यहाँ पर वनस्पतियों के रूप में आपके मांस और लाइकेन जन्म लेते हैं। ये भी एक तरह के पौधों में, वनस्पतियों में काउंट किए जाते हैं, जिनका फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख लीजिए, क्योंकि मैं रेड से आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसी के ऊपर ही ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, तो ये आपका एक लाइकेन का फिगर है। इनके जो पौधे होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में छोटे छोटे होते हैं और एक लंबी श्रृंखला में पूरे फैले रहते हैं। तो अगर बात करें वनस्पतियों के रूप में, जहां अत्यधिक ठंडक होती है वहां पर इस तरह के मांस और लाइकेन पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी परिस्थिति में, वेट करिए, अगर हम बात करें दूसरी परिस्थिति में, जहां पर क्या है, आपका 6 से 8 महीने ठंडक है, 6 से 8 महीने या 10 महीने भी आप मान लीजिए, क्या है, ठंडक। उसके बाद आपका क्या होता है, थोड़ी सी गर्माहट बढ़ती है, थोड़ी सी गर्माहट आती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता होगा, ध्यान रखिएगा, जो गर्माहट है ये कंपैरेटिव है। यहाँ पर गर्माहट का ये कतई मतलब नहीं है कि यहाँ पर गर्मी आ जाएगी अच्छी खासी, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। यहाँ पर गर्माहट आती है एक कंपैरेटिव में, मतलब पिछले की तुलना में, 6 से 8 महीनों की तुलना में अब यहाँ पर गर्मी आ जाती है। ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पर कई तरह के आपके जो वनस्पति हैं वो जन्म ले लेते हैं। कई तरह के वनस्पति जन्म ले लेते हैं उसी समय में। जब ये वनस्पति जन्म ले लेते हैं तो इन्हें पता चल जाता है, मतलब इनके वातावरण के हिसाब से इन्हें पता चल जाता है कि आगे चलकर फिर से क्या होगी, ठंडक का मौसम आएगा। तो ऐसे में क्या होता है, अब इन्हें क्या करना है, अगर ये पत्तियां ऐसे रहेंगी, ध्यान से समझिएगा, अगर ये पत्तियां ऐसे रहेंगी जैसा हम लोग क्लास 1-2 में बनाते थे, तो ऐसे में क्या होगा, इनके ऊपर क्या गिरेंगे, ओले और बर्फ गिरेंगे। मान लीजिए ओला है, अगर इन पर ओला ऐसे गिरेगा तो ये कुछ ही समय में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि यहाँ की जो पत्तियां होती हैं ये अपने आप को कुछ इस तरीके से शंकुधारी बना लेती हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब इन पे बर्फ या ओला गिरता है तो ये ऐसे सरकते हुए नीचे की ओर चला जाता है, और इस तरीके से नीचे की ओर चला जाता है क्या, आपका ओला या बर्फ, आप कुछ भी कह लीजिए, अलग अलग इसके रूप हैं। इससे ये होता है कि यहाँ पर शंकुधारी शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं।
शंकुधारी वृक्ष क्या है, इन्हें टैगा टोगा कब बोलते हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो केवल विस्तार है वो केवल इन्हें एक प्रॉपर वे में ऊपर ऊपर से जान लेने का है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग आपका विज्ञान की क्लास रखी है, मतलब भूगोल में ही अलग अलग विज्ञान आपके हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। एक बार अगर आपको समझ में आ गई है तो आइए चलिए देख लेते हैं, वेट करिए, कि हमने क्या क्या सीखा। वेट, एक सेकंड दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने अपना होमवर्क किया। होमवर्क में हमने किया कौन सा महाद्वीप कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को स्पर्श करता है। तो उसका उत्तर है, क्या नाम है इसका, अफ्रीका। अफ्रीका कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों को स्पर्श करता है। फिर हमने समझा शीतोष्ण कटिबंध क्या है। इसका विस्तार 23.5 से 66.5 डिग्री होता है। इसकी विशेषताएं होती हैं कि यहाँ पर जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ पर ठंडक अधिक होती है इसके मुकाबले में, आपके उष्ण कटिबंधीय के मुकाबले में। और बात करें शीत कटिबंध के मुकाबले, तो यहाँ पर गर्माहट अधिक पड़ती है शीत कटिबंध के मुकाबले, इसलिए इसका नाम रखा गया शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर पछुआ पवनें चलती हैं। पछुआ पवनें सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, यानी पश्चिम तटों पर आपकी वर्षा अधिक होगी। तो जाहिर सी बात है पश्चिम तटों पर आपके इस तरह के कुछ वन पाए जाएंगे जिन्हें हम समशीतोष्ण पर्णपाती वन बोलेंगे। जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ जाएंगे फिर हमें घास का मैदान, और फिर हमें लगभग घास का मैदान तब भी मिलेगा लेकिन वो अत्यधिक दूर दूर पर मिलेगा, लगभग सूखा और आपका झाड़ियों के रूप में मिलेगा। इसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी जो आपकी घास के मैदान है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी नाम है, दक्षिणी अमेरिका में पंपास नाम है, और एशिया में मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया, हिंट देता हूं, एस से शुरू होता है। इसके बाद आपका बेल्ट है आपका कहाँ पर, अफ्रीका में, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आपको ये दो होमवर्क बताना है। इसका एस से शुरू होगा, इसका डी से शुरू होगा। हिंट आपके लिए इतना काफी है। फिर हमने बात की शीत कटिबंध की। शीत कटिबंध में हमने जाना कि ये 66.5 से 90 डिग्री की ओर दोनों गोलार्धों में पाई जाती हैं। इनको हम फ्रिजिड जोन भी बोलते हैं इंग्लिश में, और समशीतोष्ण कटिबंध को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो इनकी विशेषताओं में यहाँ पर हिमपात के रूप में वर्षा होती है। हिंट में आप समझ लीजिए कोहरे नहीं, ओले के रूप में वर्षा होती है। यहाँ पर सूर्य की प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर लगभग 6 से 8 महीने ठंडक ही पड़ती है। यहाँ पर तापमान भी हिमांक के नीचे रहता है। इससे ये समझ में आता है कि यहाँ पर जीवन अत्यंत ही कठिन है, लेकिन लोग यहाँ पर फिर भी रहते हैं। इसके बाद और बात करते हैं तो वनस्पतियों पर जब प्रभाव की बात करें, इस तरह की वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है जहां पर अत्यधिक समय तक ठंडक रहती है, यानी 9 से 10 11 महीने तक, तो वहां पर उस तरह के आपके पेड़ पौधे जन्म नहीं ले पाएंगे जिनको लेना चाहिए। तो पेड़ पौधों की जगह पर मांस और लाइकेन नाम के आपके जीव निवास करते हैं वहां पर वनस्पतियों के रूप में। बात करें जहां पर 6 से 8 महीने लगभग ठंडक रहती है, या 10 महीने तक भी, उसके बाद 2-3 महीने का गर्माहट आती है। उसी गर्माहट में वनस्पतियां जन्म लेती हैं, फिर वो उसी के आधार पर धीरे धीरे ग्रो करती हैं। कैसे? वो अपने आप को क्या बना लेती हैं, शंकुधारी, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। इससे होता क्या है कि जो आपका ओला है वो चला जाता है नीचे की ओर। इस तरीके से आपकी क्लास फिनिश होती है, लेकिन उससे पहले आपको आज का होमवर्क ले लेना है। आज आपको होमवर्क मिलेगा मेंस के लिए। शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध की चर्चा कीजिए। कटिबंध की चर्चा कीजिए। आपको चर्चा में वही सारी चीजें बतानी है जो मैंने आपको बताई, और ये लगभग 150 शब्दों का होगा। ध्यान रहे आपको 150 शब्दों का ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम और भी चीजें अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।